चलिए, बिना कोई वक्त गवाए सीधे 9 अगस्त 1925 की उस सर्द, काली और बेहद तनावपूर्ण रात में चलते हैं। जरा माहौल की कल्पना कीजिए। ठंडी हवा चल रही है और एक ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई अपनी पूरी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही है। ये कोई आम रात नहीं थी, क्योंकि बस कुछ ही पलों में इतिहास का एक ऐसा पन्ना लिखा जाने वाला था जो ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हमेशा के लिए हिला देने वाला था। जरा सोचिए, खचाखच भरी क्रेन में अचानक एकदम सन्नाटा छा जाता है और अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजती है, खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब ये कोई मामूली डकैती या लूटपाट बिल्कुल नहीं थी। जब उन 10 हथियारबंद युवाओं ने लखनऊ जाने वाली इस 8 डाउन ट्रेन को रोका, तो दरअसल वो ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर एक खुला ऐलान जंग कर रहे थे। तो 9 अगस्त 1925 को उस तेज रफ्तार ट्रेन का अंधेरे में अचानक रुक जाना, ये महज एक घटना नहीं थी। इस एक पल के पीछे सालों का दबा हुआ गुस्सा और एक गहरी हताशा छिपी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इन पढ़े लिखे समझदार युवाओं को इतना बड़ा और खतरनाक कदम उठाना पड़ा? इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस विद्रोह की असली चिंगारी भड़की कहां से। आप देखिए, 1919 के उस भयानक जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1920 में असहयोग आंदोलन पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर उभरा था। लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई और अचानक से उस पूरे आंदोलन को रोक दिया गया। आप ही सोचिए, जो युवा अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके थे, उन्हें कैसा लगा होगा। हजारों युवा सदमे में थे। उन्हें लगा जैसे उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और अब उन्हें आज़ादी के लिए अपना खुद का एक नया रास्ता खोजना ही होगा। और इसी भयंकर निराशा में से जन्म हुआ HRA, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। इनका लक्ष्य एकदम शीशे की तरह साफ था, भारत में एक समान संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। लेकिन बात यह थी कि इस महान क्रांति को जमीन पर उतारने के लिए और खासकर अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, बेहतरीन जर्मन माउजर पिस्तौलें खरीदने के लिए उन्हें एक चीज की सबसे ज्यादा दरकार थी, और वो था पैसा। अब हथियार चाहिए तो पैसा भी चाहिए। तो सवाल यह है कि इस मशहूर ट्रेन एक्शन की प्लानिंग आखिर हुई कैसे? हुआ यूं कि एक दिन रामप्रसाद बिस्मिल ने रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को पैसों का एक थैला गार्ड को सौंपते हुए देखा। उनकी पारखी नजर ने असली लक्ष्य पहचान लिया था। गार्ड के डिब्बे में रखा एक लोहे का संदूक, जिसमें कोई ताला या जंजीर नहीं थी। और सबसे अहम बात, ध्यान दीजिएगा, ये किसी आम हिंदुस्तानी की मेहनत की कमाई नहीं थी, बल्कि ये भारतीयों से ही वसूला गया ब्रिटिश टैक्स का पैसा था। मतलब अंग्रेजों के सरकारी खजाने पर सीधी चोट करने का इससे सटीक मौका और कोई हो ही नहीं सकता था। इस पूरे एक्शन प्लान के कई बारीक चरण तय किए गए। सबसे पहले 8 डाउन ट्रेन में चढ़ना, फिर बिल्कुल सही टाइमिंग पर काकोरी के पास इमरजेंसी चेन खींचना, गार्ड्स को अपने काबू में करना और अंत में उस लोहे के संदूक को तोड़ना। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात थी। अशफाक उल्लाह खान ने एक बेहद सख्त शर्त रखी थी कि इस पूरे एक्शन के दौरान किसी भी बेगुनाह हिंदुस्तानी की जान किसी भी कीमत पर नहीं जानी चाहिए। और इस बेहद खतरनाक और हाई रिस्क मिशन को अंजाम देने के लिए 10 जांबाज युवाओं की एक टीम तैयार की गई। बिस्मिल, अशफाक, आज़ाद, लाहिड़ी, ये कोई साधारण नाम नहीं है। ये एक समान विजन और गजब के तालमेल के साथ एकजुट हुई एक पूरी तरह से प्रशिक्षित और समर्पित टीम थी। तो अब आते हैं सीधे 9 अगस्त के उस ऐतिहासिक दिन पर, जब इस मास्टर प्लान को असल में अंजाम दिया गया। पर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 9 अगस्त से ठीक एक दिन पहले एक बड़ी अजीब सी विडंबना हुई थी। दरअसल असली प्लान तो 8 अगस्त का था। क्रांतिकारी पूरी तैयारी के साथ स्टेशन पर मुस्तैद थे, लेकिन वो योजना सिर्फ इसलिए फेल हो गई क्योंकि जो ब्रिटिश ट्रेन अक्सर लेट हुआ करती थी, वो उस दिन तय समय से पहले ही आ गई। किस्मत का खेल देखिए। खैर, उन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी। 9 अगस्त को उनकी योजना एकदम अचूक रही। लाहिड़ी ने चेन खींची, आज़ाद और बिस्मिल ने फुर्ती से गार्ड को काबू किया। और उनका तरीका देखिए, उन्होंने अलग अलग दिशाओं से सिर्फ हवाई फायरिंग की, ताकि पुलिस वाले और अंग्रेज अफसर अपने अपनी सीटों पर ही डरे सहमे दुबके रहें। सब कुछ बिल्कुल उनके बनाए प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि हालात हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी फिजा को बदल कर रख दिया। एक बेहद दुखद हादसा हुआ। ये कि बहुत कम उम्र के युवा क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्त को गलतफहमी हुई कि कोई हमलावर उनकी तरफ आ रहा है, और उसी घबराहट में उनकी बंदूक से गोली चल गई।
एक बेगुनाह यात्री अहमद अली की मौके पे ही मौत हो गई। बिस्मिल, जिनका कड़ा उसूल था कि किसी हिंदुस्तानी का खून न बहे, वो इस घटना से गहरे सदमे में चले गए। वक्त एकदम रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा था। बिस्मिल ने तुरंत खुद हथौड़ा उठाया, अपनी पूरी ताकत झोंककर ताला तोड़ा और खजाना बाहर निकाल लिया। कुल रकम थी 8,000 रुपए। अब आप सोचिए, उस जमाने के 8,000 आज के हिसाब से देखें तो ये रकम लाखों में है। इन पैसों को जल्दी से चादरों में बांधा गया और ये पूरा दस्ता गोमती नदी के किनारे किनारे छिपते हुए सुरक्षित लखनऊ की तरफ निकल गया। लेकिन इसके बाद जो शुरू हुआ वो इस पूरे घटनाक्रम का एक बेहद दर्दनाक अध्याय है, धोखा और वो मशहूर मुकदमा। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बेहतरीन और सीक्रेट योजना का भंडाफोड़ आखिर हुआ कैसे? ब्रिटिश हुकूमत इस घटना से पूरी तरह बौखला गई थी। उन्हें अपनी नाक कटती हुई नजर आ रही थी। और उन्हें सुराग क्या मिला? जल्दबाजी में घटनास्थल पर छूटी हुई महज एक चादर। उस चादर पर लगा एक धोबी का निशान पुलिस को सीधा राम प्रसाद बिस्मिल के घर तक ले गया। बस एक छोटी सी चूक और पूरा का पूरा पासा ही पलट गया। इसके बाद तो जैसे ब्रिटिश सरकार का कहर टूट पड़ा। पूरे इलाके में 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं। पुलिस ने हर तरफ अपने मुखबिरों का जाल बिछा दिया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली थी वो ये कि इनमें से कई गिरफ्तारियां अपनों की ही गद्दारी का नतीजा थीं। इनाम का लालच और पुलिस के टॉर्चर के डर से संगठन के ही कुछ लोग टूट गए और सरकारी गवाह बन बैठे। इस पूरी कहानी में एक बात जो सच में सबसे शक्तिशाली और भावुक कर देने वाली है, वो है इन दोनों लीडर्स की जोड़ी। आप देखिए, एक तरफ रामप्रसाद बिस्मिल थे जो एक पक्के और कट्टर आर्य समाजी थे, और दूसरी तरफ अशफाकुल्ला खान जो 5 वक्त के नमाजी मुसलमान थे। धर्म अलग थे, लेकिन उनके बीच की वो गहरी दोस्ती और आज़ादी का वो एक समान जुनून इतना सच्चा था कि उसने मजहब की हर दीवार को बौना साबित कर दिया। ये उनकी अटूट एकता की एक बेमिसाल मिसाल है। जेल की उस अंधेरी कोठरी से फांसी के फंदे को चूमने से ठीक पहले बिस्मिल की लिखी आखिरी चिट्ठी हमें उनके असली मकसद की याद दिलाती है। उन्होंने लिखा था, अगर मेरी मौत से कुछ हासिल हो सकता है तो वो हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। ये महज एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये उस वैचारिक एकता का जीता जागता सबूत है जिसके लिए इन युवाओं ने अपना सब कुछ हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। तो इन महान शहीदों के जाने के बाद उनकी आखिरी विरासत क्या रही? जुलाई 1927 में मौत की सजा का ऐलान कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार हर हाल में हिंदुस्तानी जनता के दिलों में खौफ पैदा करना चाहती थी। 17 दिसंबर को लाहड़ी और 19 दिसंबर को बिस्मिल और अशफाक पूरे गर्व के साथ देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। और कुछ सालों बाद 1931 में आज़ाद ने इलाहाबाद के उस पार्क में पुलिस से घिर जाने पर खुद को अपनी आखिरी गोली मार ली। उन्होंने अपना वो वादा निभाया, वो जीते जी कभी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए। अंग्रेज़ों को लगा था कि उन्होंने फांसी देकर इस बगावत को हमेशा के लिए कुचल दिया है। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भले ही टूट गया हो, लेकिन उसी की राख से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का उदय हुआ। इन शहादतों ने भगत सिंह जैसे हजारों युवाओं के दिलों में ऐसी आग भड़काई जिसने आगे चलकर पूरे देश को आज़ादी की रोशनी से भर दिया। तो अंत में आज की इस ऐतिहासिक चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। क्या होता है जब न्याय मांगने के शांतिपूर्ण रास्ते अचानक से पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं? तब एक पूरी पीढ़ी को अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। काकोरी ट्रेन एक्शन की वो रात और उसके बाद दी गई वो अनगिनत कुर्बानियां हमें आज भी यही याद दिलाती हैं कि 1947 की आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसकी नींव इन वीरों के खून और अटूट संकल्प पर टिकी है। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।